3, 2, 1. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अपन यहां पर बात करेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बनाए हैं हेनरी फॉयल ने 14 और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 प्रिंसिपल, उसके बाद 5 टेक्निक, ये जो भी कुछ बनाया है इसका फायदा क्या है हमको, ठीक है, मतलब इसका महत्व क्या है हमको, आज अपन वो देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सबसे पहला, प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब यह है कि मैनेजर के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक तरह की क्या है, गाइडलाइंस है, ठीक है, और उसके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपन अभी देखते हैं कैसे। दिस प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन, ठीक है, वो गाइडलाइन की तरह रहता है, मतलब कि आपको किस पाथ पे चलना है अगर आप मैनेजर हो तो। These प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, ठीक है, वो मैनेजर की नॉलेज को बढ़ाता है, वो उसकी एबिलिटी, ठीक है, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर, ठीक है, मतलब मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि उसको कौन से सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से डिसीजन लेना है, वो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ के समझ सकता है, ठीक है। दिस गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पर सही डिसीजन लेने के काबिल बनाती है मैनेजर को। कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। जब कोई भी मैनेजर इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का अच्छे से वर्कआउट, उस पर अध्ययन कर लेता है, इसका स्टडी कर लेता है, तो मैनेजर वहां पे अपने सही डिसीजन सही समय पर ले सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हम कर सकते हैं अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो। कैसे, देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्लान्ड एक्टिविटीज पे इंसिस्ट करता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम चल रहा है या होने वाला है तो उसके लिए पहले से ही प्लान बन चुका होता है या तो बनाया जाता है। तो प्लान्ड एक्टिविटीज पे फोकस किया जाता है कि हमको क्या चीज कहां से आनी है, कितनी चीज कहां पे वेस्ट होगी, क्या नहीं होगी, कितना यूटिलाइजेशन होगा, सब कुछ, ठीक है। तो हर एक चीज प्लान्ड रहती है। सिस्टमैटिक वे पे, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम यहां पर काम करते हैं। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, मतलब कि कितने लोग लगेंगे, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन मतलब कि कितने एम्प्लॉयज लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, और कितना मटेरियल लगेगा, ये हमें पहले से पता होता है क्योंकि हम उसके बारे में प्लान कर चुके होते हैं। कौन इंसिस्ट करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका, ठीक है। प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम मिनिमम रिसोर्सेज। प्रिंसिपल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये 14 प्रिंसिपल और वो 4 और वो 5 टेक्निक्स को इस तरीके से प्लान किया गया है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, वो भी मिनिमम रिसोर्स से, तो बहुत कम में बहुत ज्यादा का फायदा हमें हो पाए, इस तरीके से हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट, ठीक है। एक मोशन स्टडी है एफ.डब्ल्यू. टेलर की, ठीक है। उस स्टडी में पता है क्या बताया है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अब उसको काम यहां पर करना है, ठीक है, मोशन स्टडी ध्यान रखना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। कोई अगर एम्प्लॉय है उसको यहां पर काम करना है और उसके टूल्स वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो बार बार वहां टूल्स लेने जा रहा है, फिर उठा के यहां पे काम कर रहा है, फिर टूल्स लेने जा रहा है, फिर उठा के यहां पे काम कर रहा है। तो ये जो मोशन है, जो मोशन वेस्ट हो रहा है, वेस्टफुल जो एक्टिविटी है, उसको कट डाउन करो, उसके टूल बॉक्स को यहीं पर सामने रखो ताकि वो टाइम वेस्ट ना करे, ठीक है। तो ये मोशन स्टडी के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, ये रिसोर्स दोनों है, मैन भी है मटेरियल भी, मतलब मैन की भी हर एक एक्टिविटीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और मटेरियल का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करवाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन।
मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन, ये तो हम मानते हैं कि हर मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एवरी डे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल्स मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अगर कोई मैनेजर पढ़ के जा रहा है, उसको पूरी समझ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो वो हर एक प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली मैनेज कर सकता है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक प्रिंसिपल दिया था, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, मतलब जो एफ.डब्ल्यू. का प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो उसके बारे में बताता हूं मैं। उसमें क्या बताया था कि अपन जो जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पापा मैनेजर थे तो वो उस समय ये किया करते थे तो मैं भी यही करूंगा, तो ये कहलाता है रूल ऑफ थंब, ठीक है। कि मतलब हमारे पुराने समय में ये होता था तो हम उसी को देखते हुए आज भी ये करेंगे। लेकिन देखो, पुराने समय में कंडीशन कुछ और थी, अभी के समय में कंडीशन कुछ और है, तो हमें यहाँ पर साइंटिफिकली चलना पड़ेगा। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको 10 ऑर्गेनाइजेशन में पहले ट्राई कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रिजल्ट सही आ रहा है तो उसको अप्लाई करो, ठीक है। मतलब या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो लेबर के बारे में है, तो पहले 10 लेबर पे ट्राई कर लो। अगर मैक्सिमम का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसको आगे अपने जितने भी लेबर्स है उन पे फॉलो अप करो, ठीक है। तो ये जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब हर एक चीज को हम साइंटिफिक वे में देखेंगे, ना कि रूल ऑफ थंब में देखेंगे कि जैसा हो रहा था हम भी वैसे ही करेंगे। उनको सक्सेस मिली थी तो हमें भी मिलेगी, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय कंडीशन कुछ और थी, अभी के बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से कंडीशन कुछ और हो गई है। तो उस समय तो तुम्हें वो चीज करके, वो पर्टिकुलर प्लान पर तुम्हें चल के सक्सेस मिल गई थी, लेकिन अभी हो सकता है ना मिले। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यही बोला था कि बी साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि हमें रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, हमें साइंटिफिकली चलना है। हमें कोई भी चीज, अगर कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो हम उसको पहले टेस्ट करेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट टेस्ट सही आएगा तो हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट। एवरी मैनेजर हैज टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर मैनेजर को चेंज लाना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों लाना पड़ता है? एज पर चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है, डायनामिक है, ठीक है। कभी भी बहुत सारे नए नए फैशन और नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, तो हमें उस हिसाब से चेंज लाना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन मैनेजर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को क्या कर देते हैं? ट्रेन कर देते हैं इन इंप्लीमेंटिंग दीज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन इंप्लीमेंटिंग दीज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर को ट्रेन करते हैं, उनको सिखा देते हैं कि किस तरीके से आप बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मीटिंग चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। फिफ्थ वन है अपना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन भी एक तरीके से फंक्शन ही है मैनेजमेंट का, ठीक है। जहां पर जो टॉप लेवल होता है, मतलब जो सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी के प्लान्स, पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। वो कंपनी के प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, क्या फॉलो होना है, क्या नहीं फॉलो होना है, ये सब चीजें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, वो अपन देखते हैं। टॉप लेवल परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन वेयर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर मेड, जहां पर प्लान्स और पॉलिसीज बनते हैं। दीज प्रिंसिपल, मतलब ये जो अपन पढ़ने वाले हैं, हेनरी फयल के 14 प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. के 4 प्रिंसिपल एंड 5 टेक्निक्स। दीज प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन, ठीक है। वो गाइडलाइन की तरह काम करता है, किसके लिए? टॉप लेवल के लिए, ठीक है। एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, ठीक है। वो एक बेस की तरह बन जाता है वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के लिए। टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके। एक एग्जांपल दिया है यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड का और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। यूनिटी ऑफ कमांड में बताता हूं कि यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फयल का एक प्रिंसिपल है, उसमें क्या बताया है कि
एक बंदे को मतलब एक एम्प्लॉय को केवल एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, ठीक है, मतलब कि जैसे सपोज तुम हो, ठीक है, अगर तुम्हें बॉस 1 इनने भी ऑर्डर दे दिया, बॉस 2 इनने भी ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैं पहला किसका काम करूं, मैं बॉस 1 का करूं कि बॉस 2 का करूं। अगर मैं बॉस 1 का करने जाऊंगा तो बॉस 2 में ईगो की प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप मेरा काम नहीं करा, उसका काम कर दिया, ठीक है। और बॉस 2 का करूंगा तो हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम हो जाए कि वो देखो उसका काम कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा, अगली बार से इसको सबक सिखाता हूं मैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस चीज को बोला था यूनिटी ऑफ कमांड से, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि एक एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो चीजें हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें सिखाता है, जिनको यूज करता है कौन, जिनको यूज करता है टॉप लेवल प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में, जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। वैसे ही एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पता है क्या बताया गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका डायरेक्शन एक ही जगह होना चाहिए, मतलब कि एक ही गोल की तरफ होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये एक गोल है और सब लोग इसी गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा, इस तरीके से गोल अचीव हो भी पाएगा। नहीं तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इनको अलग गोल दे दिया, इनको अलग गोल दे दिया, तो ऐसा हो सकता है कि गोल अचीव ना हो पाए। मतलब कि इंडिविजुअल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि सभी का जो डायरेक्शन है गोल की तरफ वो एक ही जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी मैनेजमेंट ध्यान रखता है, टॉप लेवल ध्यान रखता है प्लान्स एंड पॉलिसीज को फॉर्म करते समय। तो जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो जाता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है उससे इफेक्टिव, ठीक है। इसके बाद 6th की बात करते हैं, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, हमें केवल प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को केवल प्रॉफिट नहीं कमाना है। हमारा काम क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखें, हम अपने कस्टमर का ध्यान रखें, हम अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखें, हम बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी दे, ये सारा भी हमारा काम है, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि हम भी जो है सोसाइटी का ही तो एक हिस्सा है ना, सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, उसी के रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, तो हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है, हमारी मतलब कंपनी की। तो फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल केवल हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना नहीं सिखाता, बल्कि बट दिस प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी बताता है, ठीक है। एज बिजनेसमैन इज अ पार्ट एंड यूज रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हेनरी फेयल का एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि हर मैनेजर को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहा है, सही सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि एक अच्छा जो एम्प्लॉय है अगर उसको अच्छी सैलरी मिल रही होगी तो वो अपना 100% दे पाता है। जैसे तुम फॉर एग्जांपल अगर तुम किसी कंपनी में जाते हो, बड़ी एमएनसी में जाते हो काम करने, और तुम्हारी सैलरी अगर बहुत ही कम है कि तुम अपना स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हो जाए तो तुम भी 100% नहीं दे पाओगे अपना, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की सैलरी, तुम्हारे कॉम्पिटिटर की सैलरी, जो कॉम्पिटिटर कंपनी में है उधर सैलरी ज्यादा मिल रही है, तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि तुम स्विच कर लो, है ना, उस कंपनी में चले जाओ, तो तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे। लेकिन हाँ, यहां पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के द्वारा, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, ये प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को जो है सही सैलरी प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। आखिरी प्रिंसिपल है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन। ध्यान से समझना, अगर अपन को मैनेजमेंट समझना, अपन को कोई भी चीज पर रिसर्च करना होती है, ठीक है, उसके बारे में और फर्दर पढ़ना होता है, तो उसके बेस को अपन को समझना पड़ता है ना। जैसे तुम किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, बिजनेस, कहीं भी तुम रिसर्च करने जा रहे हो तो तुम्हें उसके बेस के बारे में मालूम होना चाहिए,
है ना। वैसे ही अगर तुम्हें मैनेजमेंट में आगे रिसर्च करना है कि और जैसे हेनरी फल ने 14 प्रिंसिपल बनाया, तुम भी बना सकते हो, है ना। तो वैसे ही अगर आगे फर्दर रिसर्च करनी है, उस पर और डेवलपमेंट लाना चाहते हो, तो तुम्हें उसका बेस समझना पड़ेगा, तुम्हें मैनेजमेंट का बेस समझना पड़ेगा। तो यहां पे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसा बेस काम करते हैं। दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। ऐसा रिजल्ट, दीज प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस एंड डूइंग रिसर्च, ठीक है, ऐसा बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज। जब ये प्रिंसिपल्स को अपन समझ लेंगे तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी आगे जाके ऐसा कुछ डेवलपमेंट करने का सोचे, ठीक है। दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अपन ने ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब अपन को पता है कि जिस सब्जेक्ट पे मतलब परफेक्टली बुक्स अवेलेबल हो अपने पढ़ने के लिए, है ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इन पे भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट की बुक्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब प्रॉपर बुक्स अवेलेबल कराती है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जिसकी मदद से विच हेल्प्स प्रोवाइड न्यू आइडियाज, इमेजिनेशन, रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब अगर मैं समराइज्ड फॉर्म में इस पॉइंट को बताऊं तो ये कुछ पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसा बेस काम करता है मैनेजमेंट के स्टडीज के लिए, ठीक है। MBA BBA जब तुम ये पढ़ने जाओगे तो वहां पे मैनेजमेंट के लिए तुम्हें बहुत इंसिस्ट किया जाएगा, वहां पे जो बेसिक टॉपिक होंगे वो ये प्रिंसिपल्स ही होंगे जो अपन आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ बेस, ठीक है, एक्ट एज अ बेस फॉर व्हाट, फॉर डूइंग रिसर्च एंड वर्क। तो यहां पे अपन ने 7 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कौन सा था, प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, वो एबिलिटी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करवाता है, अपन ने एग्जांपल भी देखा, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजर को साइंटिफिक डिसीजन सिस्टमेटिकली लेने पर मजबूर करता है, ठीक है। फिर मीटिंग चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के द्वारा मैनेजर जो है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर हर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसा बेस काम करते हैं फर्दर रिसर्च एंड वर्क के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल के मैनेजमेंट स्टडीज में। ओके